हेलो स्टूडेंट, आज अपन उमा शंकर जोशी की जो दो कविताएं हैं, एक तो छोटा मेरा खेत और एक करेंगे आपके बगुलों के पंख। दोनों कविताओं के अंदर प्राकृतिक दृश्य के जो है वर्णन करते हुए जोशी जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक खेत जो होता है किसान के लिए, किसान के जीवन में किस प्रकार वो जो महत्व रखता है, उस तरह उन्होंने अपने जो कागज के पन्ने को खेत के रूप में परिभाषित किया है कि जैसे किसान खेत में बीज बोता है और जो बीज गल करके उसके बाद फसल के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक उसी तरह जो मेरा कागज का पन्ना है मुझ कवि के लिए वो एक खेत की तरह ही है। और रही बात दूसरी कविता आपके बबूलों के पंख, ये प्राकृतिक छटा की कविता है। इसके अंदर जो प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है, ये दोनों कविताएं मैं आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर बताता हूं। एक तो ये छोटी सी कविता है छोटा मेरा खेत। यहाँ पर कवि ने जो छोटा खेत बोला है वो कागज के पन्ने को बोला है। जो खेत है किसान के लिए जीवन में, वही कागज का पन्ना कवि के जीवन में खेत के समान ही मायने रखता है। अब दूसरी जो कविता है उसका नाम है बबूलों के पंख। अब इस बबूलों के पंख कविता के अंदर कवि ने जो आकाश के अंदर सुंदर दृश्य है वो कवि को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी माया में खींच रहा है। तो इस बबूलों के पंख के माध्यम से आकाश में पंख फैलाए हुए उड़ते हुए पक्षियों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो उमा शंकर जोशी ने इन दोनों कविताओं में किस प्रकार से बताने का प्रयास किया है। छोटा मेरा खेत, उसके अंदर एक एक बिंबों के माध्यम से, एक एक प्रतीकों के माध्यम से वो बताने का प्रयास करेंगे कि खेत भी चौकोन होता है, मतलब चार कोनों वाला। जैसे कि अगर अपन दृश्य की बात करें तो चार कोनों वाला होता है, जैसे ये चार कोनों वाला, बिल्कुल चार कोनों वाला होता है। और कागज रूपी जो खेत है वो भी चार कोनों वाला होता है, बिल्कुल। अब इस किसान वाले खेत में किसान बीज बोता है, उसी प्रकार जो कवि है उसके अंदर वो अक्षर और शब्द की खेती करता है, शब्द बोता है। मान लीजिए ये कागज का, देखो चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये हो गया किसान का खेत और ये हो गया जो कागज का पन्ना रूपी खेत, ठीक है। इन दोनों की तुलना कवि ने की है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। और ये है खेत, ये वो खेत जिसमें किसान खेती करता है, और ये कागज के पन्ने रूपी छोटा मेरा खेत, कवि वाला छोटा खेत ये है। और जो वास्तविक खेत है वो ये है। इसके अंदर खेती कौन करता है? किसान करता है। इसके अंदर खेती कौन करता है? कवि करता है। अब देखिए कवि ने मतलब कुछ इस ढंग से पेश किया है कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। कैसे कि सबसे पहले अपन तुलना के रूप में देखते हैं तो खेत के अंदर किसान बीज बोता है और इस कागज के पन्ने में कवि अपनी शब्दों और अक्षरों के माध्यम से रचना लिखता है। धीरे धीरे बीज अंकुर के रूप में फूटता है और ये अक्षर और शब्द रचना के रूप में तैयार होते हैं। उसके बाद यहाँ खेत में पत्ते और पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं और फिर फल लगते हैं। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के भावों और विचारों की उत्पत्ति होती है रचना में। और उसके बाद यहाँ पे खेत में अंतिम उद्देश्य फल होता है और यहाँ पर भी इसका रचना का परिणाम निकलता है, मतलब उद्देश्य कि उस रचना को लिखा है तो उद्देश्य, मतलब यदि आप स्टेप बाय स्टेप टू स्टेप यदि बात करेंगे ना तो कवि ने बहुत ही बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया। कोई अंतर ही नजर नहीं आता, बिल्कुल हूबहू इस कागज के पन्ने को और खेत को वहां से स्टार्ट किया है कि खेत भी चार कोनों वाला और कागज का पन्ना भी चार कोनों वाला। उसके बाद तो लास्ट अंतिम जहां फल लगते हैं खेत के पौधों के ऊपर वहां तक, और कागज के पन्ने में जो रचना का उद्देश्य होता है वहां तक एक एक चीज उपमित की है इन्होंने। एक एक चीज को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि दोनों एक जैसे कैसे हैं। तो ये तो रही आपके सामने छोटा मेरा खेत। अब बात करें जब दूसरी कविता आपके बबूलों के पंख, ये आपके सामने है। तो बबूलों के पंख एक सुंदर दृश्य की कविता, बिल्कुल सही बात है। सुंदर दृश्य बिंबों प्रतीकों के माध्यम से, बहुत सुंदर दृश्यावली चित्रात्मक भाषा के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो अपन ये दोनों कविताएं शुरू करें उससे पहले, क्योंकि जैसा कि मैंने हर पार्ट में और जो भी आपको काव्य भाग का पार्ट बताया उसके अंदर हमेशा से मैंने स्टार्टिंग
किसी भी कवि के परिचय से दी है। आज भी हम इस पाठ को, इस कविताओं का अध्ययन करने से पहले, इन कविताओं का भावार्थ समझने से पहले, इनके जो कवि है, जो साहित्यकार है, जो रचनाकार है उमाशंकर जोशी, उनके परिचय से अपन इसका जो है विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा उमाशंकर जोशी का परिचय, जिन्होंने 2 कविता लिखी है। अपन जब कंटिन्यू वीडियो कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर हर कवि की 2 कविताएं। तुलसीदास की बात करें 2 कविताएं, एक कवितावली का और एक रामचरितमानस का। उससे पहले कुंवर नारायण की 2 कविताएं, उसके रघुवीर साय की कविताएं। मतलब लगभग आपने देखा है कि ये जो बाद वाला भाग है उसके प्रत्येक भाग में, और बाद वाला ही क्यों, आत्म परिचय सबसे पहला पार्ट है, उसके अंदर आप लोगों को याद होगा एक तो आत्म परिचय और एक निशा निमंत्रण दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो हर एक के अंदर 2 पार्ट है। काव्य खंड के अंदर लगभग ज्यादातर पाठों के अंदर, यद्यपि इससे अगला पाठ अपना दिन करेंगे उसके अंदर भी 2 भाग थे, लेकिन एक भाग को हटा दिया गया क्योंकि रुबाइयां और गजलें, तो गजल पार्ट है वो हटा दिया गया, ओनली रुबाइयों को सिलेबस में रखा है, यद्यपि वहां भी 2 पार्ट थे। तो दोनों पार्टों के अंदर ऐसा है कि दोनों कविताएं ऐसा नहीं एक जैसी है, बिल्कुल उद्देश्य अलग, उनका भावार्थ अलग, और पूरा पाठ बिल्कुल अलग अलग बिंदुओं पे लिखा हुआ है। लेकिन उससे चर्चा करें उससे पहले अपन उमाशंकर जोशी का परिचय कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी हमेशा ये बताया है कि आपके 2-3 नंबर का एक क्वेश्चन किसी भी साहित्यकार का कृतित्व और व्यक्तित्व, मतलब उनकी जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के नाम और रत्नागत और भाषागत विशेषताएं, यदि ढंग से कर लेते हैं तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर देने में आसानी रहती है। तो सर्वप्रथम आप देखिए उमाशंकर जोशी का जो जन्म हुआ 1911 को, कहां पर हुआ, गुजरात के अंदर। देखो जन्म परिचय में यही आता है, उनका जन्म कब और कहां हुआ, उनकी मृत्यु कब और कहां हुई, उनके गुरु का नाम, उनकी शिक्षा कहां हुई, उनका मूल नाम, या कोई बेसिक जो उनकी जुड़ी हुई जानकारी जीवन से संबंधित। मृत्यु हुई है 1988 के अंदर। इसके अलावा इनकी देखो जीवन परिचय में ज्यादा कुछ यहाँ दिया हुआ है नहीं, इतना ही दिया हुआ है, एक जन्म और एक मृत्यु। उसके बाद 2 नंबर पे आते हैं रचनाओं के नाम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रमुख रचनाएं। अब प्रमुख रचनाओं में चूंकि है तो मूल रूप से कवि, लेकिन एकांकी बेहतर ढंग से लिखते हैं। देखो नाटक का छोटा रूप होता है एकांकी, अच्छी एकांकियां लिखी जिसमें विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। उसके अलावा 2 कहानियां लिखी है, सापना 12 और शहीद। इसके अलावा 2 उपन्यास, श्रावणी मेणो और विषामो। एक निबंध है, 5 कांजनियां। इसके अलावा कुछ पत्र पत्रिकाएं जिनका संपादन इन्होंने किया है, जैसे गोष्ठी, उगाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सोनेट और स्वप्न प्रयाण। तो ये कुल मिला के आपके एकांकी 1, कहानी 2, उपन्यास 3 और पत्र पत्रिकाएं 4, कुल 4 प्रकार की रचनाएं लिखी है। तो आपको क्रमबद्ध रूप से 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा इनकी रचनाओं को। नंबर 1 एकांकी, नंबर 2 कहानी, नंबर 3 उपन्यास, नंबर 4 पत्र पत्रिकाएं। और उसके बाद जो है 1947 में इन्होंने एक और पत्रिका लिखी, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका जिसका नाम है संस्कृति, सबसे लोकप्रिय पत्रिका इन्होंने लिखी है संस्कृति। तो ये एक शॉर्ट में उमाशंकर जोशी का आपके सामने परिचय था। यद्यपि क्वेश्चन भी शॉर्ट ही आता है, 2 नंबर का आता है, लेकिन कई कवियों का आप देखते हो बहुत विस्तृत परिचय होता है, तो उतना याद रखना नहीं होता। उसमें से जो मेन चीजें हैं वो याद रख लो, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में 5, 7, 8 पंक्तियों में उत्तर देना होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये काफी रहता है, क्योंकि 2 लाइनें इसके अंदर जन्म परिचय के अंदर आ जाती है, जन्म कब और कहाँ हुआ और मृत्यु की। उसके अलावा 4-5 लाइनें जो है इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम से हो जाती है। तो कुल मिला के 7-8 पंक्तियों का प्रश्न हो जाता है और 2 नंबर के लिए काफी रहता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इनकी जो भाषागत विशेषता है, ये तो जन्म परिचय और रचनाओं का नाम था। भाषागत विशेषताओं में 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य की नवी भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरितम, देखो ये काले अक्षरों में 2 बड़े नाम आ रहे हैं आपके सामने। एक तो महाकवि कालिदास थे, जिन्होंने अमूमन संस्कृत के अंदर बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, और उनका सबसे प्रसिद्ध जो महाकाव्य हुआ था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजकुमारी शकुंतला
और दुष्यंत के बीच प्रेम प्रसंग को बड़े बेहतर ढंग से कालिदास ने बताने का प्रयास किया है। और एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे संस्कृत के अंदर, भवभूति, उन्होंने एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा संस्कृत में, उत्तर रामचरितम। इन दोनों महाकाव्यों का गुजराती के अंदर ट्रांसलेशन किया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत का कालिदास द्वारा लिखा हुआ बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसको लोक भाषा गुजराती में अनुवाद करना और उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा लिखी हुई इस लाइन को यदि उमाशंकर जोशी का परिचय आता है तो आप जरूर इन पंक्तियों को याद रखिएगा, क्योंकि जितनी बेहतर चीजें आप लिख सकते हैं उतने नंबर आने के चांस ज्यादा रहते हैं। मान लीजिए आप बेकार की चीजें लिख देते हो और महत्वपूर्ण बातें पीछे छोड़ देते हो, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि अच्छे नंबर मिलने की जो गुंजाइश कम रहती है। तो ये जरूर याद रखिएगा। उमाशंकर जोशी का परिचय आता है तो पक्का याद रखिएगा कि इन्होंने इन दो संस्कृत के महाकाव्यों का किस भाषा में अनुवाद किया? गुजराती भाषा में। महाकाव्यों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम और एक उत्तर रामचरितम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा और जो उत्तर रामचरितम है भवभूति, के दोनों संस्कृत के महाकाव्य है। मूल रूप से संस्कृत में है, अलग कवियों द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन उमाशंकर जोशी जी ने उसको गुजराती भाषा में कन्वर्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम है जोशी जी। कविता के साथ उन्होंने दूसरी विधाओं में भी बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है, खासकर आलोचना निबंधकार के रूप में भी ये गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में है जिनका भारत की आजादी की लड़ाई में भी रिश्ता रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान वो जेल भी गए। देखिए ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, गौर करने योग्य है कि भाई ये मूलतया अपनी, जैसे मीरा नाम ले सकते हैं आप, तो मीरा हिंदी में लिखने से पूर्व प्रसिद्ध किसमें, मैं बहुत सारे नाम आपको ऐसे गिना सकता हूं जो हिंदी में लेखन करने से पूर्व अपनी जो लोक भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसके अंदर उनका दबदबा रहा। जब बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास अवधी भाषा में महारत हासिल रखते हैं। बात करें सूरदास और रसकान की, ब्रज भाषा में महारत रखते हैं। बात करें मीरा की, तो मीरा आपके राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में महारत हासिल रखती है। उसी तरह उमाशंकर जोशी हिंदी के उत्कृष्ट कवि है, लेकिन मूलतया उनका जो बड़ा कद माना जाता है वो गुजराती साहित्य में माना जाता है। ये चीज नोट करने वाली, ध्यान रहे। अगर उमाशंकर जोशी का परिचय लिखते हो तो इस पर प्रकाश डाला जाना अति अनिवार्य है कि हिंदी में लिखने से पूर्व ये गुजराती साहित्य में बहुत कुछ कर चुके थे। कई संस्कृत के बड़े बड़े महाकाव्यों का गुजराती भाषा में अनुवाद आसान चीज नहीं होती, क्योंकि संस्कृत टू गुजराती में ट्रांसलेशन, आपने बहुत सारी रचनाएं ऐसी देखी होगी, बहुत से कवियों को अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित करते देखा होगा, लेकिन किसी संस्कृत की महाकाव्य को, उसके लिए ऐसा है कि आपको दोनों भाषाओं का गहन ज्ञान होना जरूरी है। संस्कृत का भी उतना ही ज्ञान जरूरी है जितना गुजराती का, क्योंकि ये गुजराती बिलोंग रखते हैं तो गुजराती का तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान होगा ही। किंतु सबसे बड़ी बात क्या कि संस्कृत का भी उतना ही नॉलेज चाहिए, अन्यथा अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम जैसे महान काव्यों का गुजराती में अनुवाद करना इम्पॉसिबल होता। तो यहां तक आपने उमाशंकर जोशी का परिचय जो पूरा पढ़ा है, यदि आप इसको 15 पंक्तियों में लिखना पड़े तो मैं आपको रिपीट करके इसका जो बता सकता हूं कि किस तरह आप इसको सेटअप बनाओगे, क्योंकि 3 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको लगभग 10-15 पंक्तियों में लिखना पड़ता है। सर्वप्रथम उनका जन्म, जो सन डाटा दिया हुआ है, आपको वापस रिपीट जो है मैं बता देता हूं। 1911 में कहां पर हुआ? गुजरात, इनकी मातृभूमि है। मृत्यु हुई 1988 में। अब अगर आप यहां से आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख रचनाओं का नाम लिखने से पूर्व भी ये बात लिख सकते हैं कि गुजराती साहित्य के महान कवि माने जाते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जन्म और मृत्यु लिखने के बाद, और गुजराती साहित्य के अंदर इन्होंने 2 संस्कृत के महाकाव्यों का अनुवाद भी किया। और फिर आपको नाम याद रखना पड़ेगा। पहले का नाम क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरे का नाम था उत्तर रामचरितम। आजकल क्या है, संस्कृत ज्यादातर 12th के बच्चे नहीं लेते, 10th तक ही रहता है, तो इसलिए संस्कृत में आप लोगों को ज्यादा इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा। लेकिन संस्कृत के अंदर कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे महाकाव्य, बहुत ही नामी
जो जैसे तुलसीदास जी वे, जैसे अपने वाल्मीकि वे, जैसे वेद व्यास जी वे, जैसे कालिदास वे, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे महाकाव्य लिखे। तो इन दोनों का गुजराती भाषा में अनुवाद किया, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा कालिदास ने, उत्तर रामचरितम लिखा भवभूति ने। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही सामान्य शब्दों के प्रयोग के द्वारा अपनी रचनाओं को लिखने का प्रयास किया है। ये इतनी चीजें लिखने के बाद फिर आप यहां पर आ सकते हो कि इनकी प्रमुख रचनाएं, इनको आप 4 भाग बनाओगे प्रमुख रचनाओं में। 4 भाग कौन से? सबसे पहला बनाओगे आप एकांकी की, इन्होंने प्रमुख एकांकी कौन सी लिखी। उसके बाद आप दूसरा जो है कहानी, उसके बाद तीसरा क्या है? उपन्यास। उसके बाद चौथा जो रहेगा वो पत्र पत्रिकाएं, जो लास्ट में दिया हुआ है। पत्र पत्रिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका का नाम है संस्कृति, जिसका संपादन उन्होंने 1947 में किया। और हाँ, अंत में आप ये भी लिख सकते हो कि जिन जिन कवियों और लेखकों ने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया, उनमें उमा शंकर जोशी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गिने चुने कवि लेखक है जो इस तरह के देश की आजादी के आंदोलन में जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहा, सक्रिय भागीदारी रही, जैसे हरिवंश राय बच्चन भी है, महादेवी वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये काफी नाम है जिन्होंने देश की सेवा, दोनों तरह साहित्यिक सेवा और जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भी सेवा दी, और वो जेल गए, जेल से डरे नहीं। अब ये कवि जेल कैसे जाते थे? जैसे मान लो देश के युवाओं को जागृत करने के लिए कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे, इससे अंग्रेजों को आपत्ति होती थी और अंग्रेज उनके ऊपर केस फाइल कर देते थे और वो जेल चले जाते। लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार की कोई डर नहीं जताया और ये जेल भी गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं पाठ परिचय के। तो सबसे पहले परिचय करेंगे छोटा मेरा खेत। यद्यपि थोड़ा संक्षिप्तली मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल शॉर्ट कट में थोड़ा थोड़ा आपको बताया, लेकिन अब अपन परिचय के अंदर मुख्य रूप से आते हैं। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि 2 कविताएं हैं, दोनों प्रसिद्ध कविताओं का नाम, एक तो छोटा मेरा खेत। उन्होंने मेरा खेत नहीं बोला है, छोटा मेरा खेत। कौन बोल रहे हैं? उमा शंकर जोशी। वो अपना छोटा खेत किसको बता रहे हैं? ध्यान रहे कागज के पन्ने को, क्योंकि ये खेत वो खेत नहीं है जिसमें किसान खेती करता है, लेकिन यहां पर उन्होंने अपने इस कागज के पन्ने को उस खेत की तरह ही बताया है। तो सबसे पहले यहां पर परिचय देखते हैं। देखो कि छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ा जा सकता है। देखो कि भाई जो किसान खेती का काम करता है उसको बोला जाता है कृषि कर्म, क्योंकि वो खेती का कार्य करता है, कृषि कर्म। और ये जो कार्य कर रहे हैं वो है कवि कर्म। अब दोनों का कर्म यद्यपि उपासना से युक्त है, दोनों का कर्म महान है, क्योंकि किसान भी पूजनीय है और कवि भी पूजनीय है। कवि के लिए तो कहा भी जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य की किरणों का भी जहां तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी नहीं है वहां कवि की कल्पनाएं पहुंच जाती है। तो आप कल्पना करिए कि कवि की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता, अनंत है। और रही बात किसान धरती पुत्र, जो धरती का सीना फाड़ करके और पूरे विश्व का जो है पेट भरता है, तो वो कर्म भी कोई कम नहीं है, पूजा है। दोनों का काम महान है निर्विवाद रूप से, दोनों के काम में पवित्रता है, शुद्धता है और निस्वार्थ भाव से ये दोनों अपने कार्य को संपादित करते हैं। बिल्कुल दोनों को देना बहुत कुछ पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ता है, त्याग बहुत करना पड़ता है और उसके बदले मिलता बहुत कम है। ये आप लोग जानते हैं कि कभी भी अपना कर्म करता है तो उसके बदले उसको कोई धन संपदा नहीं मिलती। हाँ, प्रसिद्धि खूब मिलती, पॉपुलरिटी युगों युगों तक बनी रहती है। कालिदास कब हुए, वाल्मीकि कब हुए, वेद व्यास कब हुए, लेकिन आज तक कबीर कब हुए, तुलसीदास कब हुए, लेकिन आज तक उनका जो प्रसिद्धि है का गुणगान हम करते हैं। यद्यपि उन्होंने पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत खूब कमाई। यही बात किसान के संदर्भ में ली जाए तो किसान को इतना पैसा नहीं मिलता, इतना मुनाफा नहीं मिलता, इतनी भारी धन संपदा नहीं मिलती। मुट्ठी भर किसान होते हैं जो अमीर होते हैं, लेकिन उनका काम कितना पवित्र है, पूजा योग्य है और लोगों के पेट भरने का ये जो पवित्र कार्य करते हैं। इसलिए आज जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों कर्म, कृषि कर्म और कवि कर्म, ध्यान में रहे कि भारतीय सिद्धांत के अनुसार, कम से कम भारतीय सभ्यता के अनुसार तो किसी पूजा से कम नहीं है, क्योंकि युगों युगों से ये परंपरा रही है भारत में कि किसान को अन्नदाता के रूप में
किसान को महान व्यक्तित्व के रूप में पूजा जाता रहा है, सदा उसका आदर सम्मान किया जाता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कवि ने भी, उमाशंकर जोशी ने भी अपनी जो कविता है उसकी तुलना खेत से की है। वो किसी और से भी कर सकते थे। अपनी जो काव्य कर्म की तुलना, बहुत सारे कर्म होते हैं, कई अच्छे अच्छे कर्म है, कई महान कर्म है, लेकिन नहीं, उमाशंकर जोशी ने अपने उस कागज के पन्ने को किसकी तरह पवित्र बताया? किसान के उस खेत की तरह। क्योंकि कवि जानते हैं कि इससे पवित्र, खेती से पवित्र कोई पैसा नहीं, और मेरा काम भी जो है उस खेत की तरह, उस खेती की तरह ही पवित्र है। आगे बढ़िए। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। बिल्कुल, देखिए दोनों में सबसे बड़ी समानता, यदि बाहरी दृश्य देखा, देखो इसको दो भागों में पढ़ना पड़ेगा आपको, बाहरी और आंतरिक। बाहरी दृश्य से देखा जाए तो दोनों एक समान है। कैसे? कि खेत भी 4 कोनों वाला होता है और कागज का पन्ना भी 4 कोनों वाला होता है। सबसे बड़ी बाहरी विशेषता ये, और अंदर की तो बहुत सारी विशेषताएं आगे कभी बताएंगे। फिर आगे क्या कहते हैं कि इस खेत में किसी अंधड़, यानी कि कौन सा खेत? किसान वाला। वहां कोई अंधड़, यानी बारिश होती है तो खेती करते हैं, और यहाँ भावनात्मक आंधी, यानी कवि के मन में विचार पैदा होता है कि मैं लिखूं। अब वो लिखे कविता, वो लिखे कहानी, वो लिखे उपन्यास, या फिर कोई और चीज लिखे, लेकिन भावनात्मक आंधी है। देखो दोनों, वहां बारिश होती है तो खेती होती है, यहाँ भावनाओं में उमड़ घुमड़ होती है, विचार पैदा होते हैं, तो वो लिखता है। प्रभाव से किसी एक क्षण बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और व्यक्ति का हो सकता है। ये मूल रूप कल्पना का सारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्वित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वो क्षण में होने वाली रोपाई का परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई, यानी उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है, से कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं। अब एक बात देखो, आप इस कविता को मैं यद्यपि उस लाइन द्वारा आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए लास्ट में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, लेकिन रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौपना। यहां आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा, यहां पर भिन्नता नजर आएगी। ये बात बहुत ही नोट करने वाली है कि कवि शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक एक एक चीज द्वारा तुलना करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंत में आप नजर डालेंगे, जब आप अंत के पैरा की ओर जाएंगे तो आपको यहां पर थोड़ा अंतर बिल्कुल नोट करना होगा। कवि क्या कहते हैं कि किसान का खेती जो है वो बीज बोने के बाद बाकी सब एक जैसे, कि खेत भी चौकोर, मेरा कागज का पन्ना भी चौकोर, वहां बीज बोए जाते हैं, यहाँ शब्द और अक्षर बोए जाते हैं, वहां पर जो खाद भी वगैरह, रसायन वगैरह डाले जाते हैं, यहाँ कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है, वहां भी अंकुर फूटते हैं, यहाँ विचारों की उत्पत्ति होती है, वहां पर भी फल लगते हैं, यहाँ पर भी उद्देश्य रिजल्ट मिलता है, रचना का कोई ना कोई फल मिलता ही है। लेकिन अंत में जाते जाते उन्होंने एक बहुत ही, देखो कि समानता ज्यादा है, असमानता एक मात्र है। क्या है कि किसान की जो खेती है और जो अनाज पैदा हुआ है वो कुछ समय बाद निपट जाता है, लेकिन यहां पर कवि वाला जो कर्म है वो अनंत काल तक बना रहता है। उसलिए कवि ने उसको रस का अक्षय पात्र बोला है। ये बोर्ड के अंदर भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या बोला? मेरा जो छोटा खेत है ना वो रस का अक्षय पात्र है। पात्र यानी भंडार, अक्षय मतलब जो कभी जिसका अक्षय नहीं हो, रस यानी आनंद। रस का अक्षय पात्र मतलब क्या? कि जितना पढ़ो उतना आनंद आता ही जाता है और लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। और वहां लुटते रहने से कम होना ही है। यदि 10 बोरी अनाज हुआ है उसमें से 5 निकाल लोगे, 5 कम रहेगा। लेकिन कवि की कविता को अनंत काल तक, अनंत लोग, अनंत समय तक पढ़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। युगों युगों तक वो आनंद देता रहेगा, इंटरेस्ट देता रहेगा, रस देता रहेगा, आनंद देता रहेगा। इसलिए कवि ने अपने कागज रूपी खेत को रस का अक्षय पात्र बोला है
और ये लाइन बोली है कि लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। तो ध्यान रखने की बात है कि भाई दोनों में समानताएं बहुत बताई कवि ने, लेकिन अंत में जाते जाते कवि ने कहा कि हमारे दोनों इन खेतों में थोड़ा सा भेद है। वहां जो है अनाज यदि आप उसमें से निकाल लेते हो तो स्वाभाविक रूप से कम होता है, जो अक्षय भंडार नहीं है उसका क्षय होना ही होना है। लेकिन कवि वाला जो खेत है वो अक्षय भंडार है। कागज के पन्ने पे 1000 साल पहले वाला लिखा हुआ 1000 साल बाद भी पढ़ सकते हो। रामायण तब भी लोग पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। रामचरितमानस तब भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। तो ऐसे वारस का अक्षय भंडार। और खेत वाला यदि 1000 बोरी भी हो जाता है अनाज, ऐसे समझिए इसको, तो वो समय के साथ धीरे 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 उसको विलुप्त होना ही है, कम होना ही है, खत्म होना ही होना है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बाकी लगभग कवि कर्म को और कृषि कर्म को कवि ने एक जैसा बताया है। अब अपन चलते हैं अपनी जो परिचय की ओर वापस। इसके बाद अपन जो दूसरी कविता है, ये तो छोटा मेरा खेत का तो परिचय लगभग जो है अपन उसका भावार्थ समझेंगे तो बेहतर ढंग से इसका और आपको जो है समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरी जो कविता है वो जरा हटकर है। यद्यपि दोनों में एक समानता भी नजर आती है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ पॉइंट इसके अंदर भी है। इसके अंदर भी प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया है और उसके अंदर भी प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किया है। लेकिन ये कृषि कर्म और कवि कर्म की तुलना है, और वो जो है सुंदर बिंब की, सुंदर दृश्य कविता, एक सुंदर नजारा, बहुत ही मनमोहक, आनंदित करने वाला। आकाश में काले बादल छाए हुए, उन काले बादलों के बीच सफेद रंग के बगुले पंख फैलाए उड़ रहे हैं। तो कवि कहता है कि वाह, दिल कह उठता है वाह। वो दृश्य धीरे 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 मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो अब जो दूसरी कविता है वो पढ़ते हैं अपन। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों का चित्रात्मक वर्णन। जो ये एक शब्द आया है आपके सामने, चित्रात्मक वर्णन, इसका मतलब क्या है? देखिए, बार बार पीछे और कविताओं में भी मैंने उल्लेख किया है, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। बिंबों और प्रतीकों का जब प्रयोग किया जाता है तो उस कविता के अंदर उसे चित्रात्मक वर्णन कहा जाता है। मतलब आपकी आंखों के सामने एक सीनरी, एक दृश्य, एक चित्र पेश कर दिया जाए। आप पीछे कविताएं जो पढ़ी उसके अंदर जैसे मान लीजिए विकलांग वाली जो कविता थी, दूरदर्शन पे जो विकलांग को बुलाया जाता है, कैमरे में बंद अपाई, उसके अंदर भी थी। आपके और भी कई कविताएं थी, जैसे कविता के बहाने, या फिर और कई कविताएं थी जिसके अंदर प्रतीकों, जैसे अपने उषा कविता थी छोटी सी, उसके अंदर। तो चित्रात्मक वर्णन का मतलब यही होता है कि बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए आपके सामने एक दृश्य उपस्थित कर दिया जाए, एक सीनरी पेश कर दी जाए, उसको बोला जाता है चित्रात्मक वर्णन। आगे बढ़ते हैं। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की ये युक्ति पाठक के उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। कदरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। ये दृश्य इतना नैना अभिराम है। एक शब्द आया है नैना विराम, इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो नयन प्लस अभिराम। नयन का मतलब होता है आंखें, अभिराम का मतलब है आकर्षित करने वाला। ये दृश्य नयना अभिराम यानी आंखों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने वाला है, अपनी तरफ खींचने वाला है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है, उस दृश्य में बांधने वाला है। कौन सा दृश्य? काले बादलों से भरा हुआ आकाश। उन काले बादलों से भरे हुए आकाश में, क्योंकि काले और सफेद का जो कॉम्बिनेशन है वो जरा अलग ही होता है, वो दृश्य जरा अलग ही होता है। काले रंग के बादल और उन काले रंग के बादलों के बीच क्या? सफेद रंग के बगुले। तो वो दृश्य मन मोह लेता है, मन को बड़ा सुकून, बड़ा शीतलता, बड़ी शांति देता है। इसलिए कवि ने कहा, उस दृश्य को नयनाभिराम बताया। क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि कवि उमाशंकर जोशी ने बगुलों के पंख कविता में जो है किस दृश्य को नयनाभिराम बताने का प्रयास किया, तो आप देखेंगे कि जिस
दृश्य में काले रंग के बादल हो आकाश में, और उन काले रंग के बादलों के बीच पंख फैलाकर उड़ते हुए पक्षी नजर आए, तो इस दृश्य को कवि ने बड़ा ही नैना अभिराम यानी आंखों को बांधने वाला, आंखों को आकर्षित करने वाला, आंखों को अपनी तरफ खींचने वाला बोलने का प्रयास कवि ने किया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जोशी जी की इस कविता में सही है, कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते पगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। ये दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका रह जाता है। देखिए, आप लोगों के साथ भी इस तरह के दृश्य पेश आए होंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग भाव होते हैं, श्रवण, पठन, मनन, चिंतन। अब अगर आप कोई दृश्य को देख रहे हो तो सामने वाला दृश्य यदि दिल को सुकून देने वाला है तो डेफिनेटली मानिए कि आपकी आंखें उधर ठहर जाती है। इसी कोई नयनाभिराम बोले जाते हैं। अगर कोई चीज आप सुनते हो, देखो, आंखों से देखना, कानों से सुनना, सुन रहे हो, अगर साउंड मन मोहित करने वाला है तो आप सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, मन उबेगा ही नहीं। वही बात आंखों के दृश्य की है। दृश्य यदि नयनाभिराम है, आंखों को शीतलता देने वाला है, सुकून देने वाला है, तो आप जितना उस दृश्य को देखोगे, जितना कंटिन्यू उसको देखते जाओगे, तो वो दृश्य आपको वहां से हिलने तक नहीं देगा। मान लीजिए उदाहरण के रूप में अपन बताते हैं कि पर्वतीय इलाका हो गया या जो बीच है समुद्र के, समुद्री तट हो गए, वहां आमतौर पे देखा जाता है कि लोग क्यों वहां से अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि वहां की जो दृश्यावली है, वहां की जो सीनरी है, सीन जो है, वो इतने मनमोहक होते हैं। जैसे पर्वतीय इलाका ले लीजिए तो वहां बेहतर हरियाली, चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, बहते हुए झरने, खिले हुए फल फूल, तो वो दृश्य कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। रही बात समुद्र किनारे की, तो दूर दूर तक फैला हुआ सफेद जल, आसपास मंडराते हुए पक्षी, शीतल शीतल मंद मंद बहती हुई हवा, तो उस दृश्य को कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पर भी कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि आकाश में काले बादल छाए हुए हो, मंद मंद हवा बह रही हो, सुंदर दृश्य हो, और उसके बीच सफेद रंग के बगुले पंख फैलाकर कतारबद्ध रूप से उड़ते नजर आए, तो कवि कहता है कि यकीन मानिए आपकी नजर वहां से हटने का नाम नहीं लेगी। इसी को नैना अभिराम बोला जाता है। और कवि ने भी, और शुरू में लिख दिया ये कवि ने बात कि ये सुंदर दृश्य की कविता है। इसमें आपको देखो अलग अलग प्रकार की कविताएं होती है, कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड होती है, पढ़ करके आत्मा को संतुष्टि मिलती है, लेकिन ये कविता जरा अलग प्रकार की है। यहां पर कवि ने आपको जो है दृश्य के प्रति आकर्षित किया है कि पढ़ने में तो रुचिपूर्ण है ही, पढ़ने में इंटरेस्टेड है ही, मधुर है ही, लेकिन इसके अलावा अगर इस दृश्य को आप अपनी आंखों में भी बसा लो और इस दृश्य के प्रति अपने दिमाग के अंदर छवि पैदा करो, तो पक्का यकीन मानिए कि आपकी नजरें उस नजारे से, उस दृश्य से हटने का नाम नहीं लेगी। इसलिए कवि कह रहा है मेरा मन अटका सा रह जाता है। और कवि का क्यों, अगर ऐसे सुंदर दृश्य की कविता होगी, अगर ऐसे सुंदर दृश्य सामने पेश होगा, तो कोई बावड़ा ही होगा, पागल ही होगा, मूर्ख ही होगा जिसका मन नहीं अटकेगा, क्योंकि इस नैनाभिराम दृश्यों के लिए लोग मरे जाते हैं। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या ये सौंदर्य में बांधने और बिंदने में चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने, इसको भी गौर करना है, क्योंकि मूलतया दोनों जो कविताएं, दोनों कौन सी, छोटा मेरा खेत, उसको भी गुजराती में लिखा हुआ है, और दूसरी कविता बबूलों के पंख, इसको भी गुजराती में लिखा हुआ है। गुजराती में लिखने वाले कौन, उमाशंकर जोशी।
और उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदी में दिया हुआ है, गुजराती में थोड़ी ना दिया हुआ है। गुजराती में लिखा उमाशंकर जोशी ने और उसको हिंदी में रूपांतरित किया है इन दो महानुभावों ने, जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल। अब आप देखिए, धन्यवाद है उस कवि को जिसने संस्कृत से जो है गुजराती में ट्रांसलेटेड किया और खुद की भी गुजराती कविताओं को अन्य हिंदी के कई महानुभावों ने, विद्वानों ने उसको हिंदी में ट्रांसलेटेड किया। तो बड़े कद के कवि है उमाशंकर जोशी। यद्यपि नाम आपने नहीं सुना है, क्योंकि ये जो लगभग आजादी के आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। देखो, मैं शुरू में भी आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे पुराना जो हिंदी का काल माना जाता है काव्य का, वो भक्ति काल होता है। उसके बाद आपके आता है छायावाद काल। ये बहुत ही दो बड़े जो है भक्ति काल कबीर है, तुलसीदास है, और छायावाद की पंत, प्रसाद, निराला वर्मा इत्यादि है। लेकिन ये जो जितने भी अपन नाम पढ़ते हैं ना, ये सारे आपके आधुनिक कवियों में आता है। जैसे 1911 में जन्म हुआ, 1981 में मृत्यु, तो ये लगभग आधुनिक कवि, या यूं मान सकते हैं कि छायावादोत्तर भी मान सकते हैं, रीतिकाल भी मान सकते हैं, लेकिन उनके दोनों के बीच की कड़ी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली कविता आपके सामने है और एक तरफ दृश्य दिया हुआ है, एक वो जो दूसरी कविता है आपके बगुलों के पंख, वो दृश्य यहां दिया हुआ है। यद्यपि ये जो कविता अपन पढ़ रहे हैं वो छोटा मेरा खेत है, लेकिन यहां पर जो दृश्यावली दी हुई है वो दूसरी वाली कविता, इस कविता का ये दृश्य है जो कविता आपके सामने बगुलों के पंख। इस बगुलों के पंख का वो जो दृश्य है यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी चित्र आप लोगों के सामने, इस चित्र द्वारा भी कवि ने समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए आप, कितना सुंदर नजारा है। ये बगुले उड़ते हुए दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बहुत सारे। और स्वाभाविक सी बात है कि बगुले किस रंग के होते हैं? सफेद रंग के होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और सफेद रंग के बगुले आकाश में, ये जो चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए, इन काले बादलों के बीच काला और सफेद का जो संगम है, वो दृश्य, इसी को कवि ने नैना विराम बोला था। आप लोगों को परिचय में पढ़ने को मिला। ये जो दृश्य है, और कवि इस दृश्य को देखकर इससे अटका सा रह जाता है, मतलब कवि की जो नजर है वहां से हटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन उससे पहले अपन जो पहली कविता है छोटा मेरा खेत, उसको पढ़ेंगे। यद्यपि परिचय के अंदर काफी हद तक मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी थी, लेकिन रिपीट अपन पंक्तियों को कतारबद्ध रूप से पढ़े उससे पहले इसके भावार्थ को जरा आप पुनः समझिए कि प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत में कवि उमाशंकर जोशी ने अपने कागज के पन्ने को ये नाम दिया है। ये जो शीर्षक दिया है ना, ये छोटा मेरा खेत बराबर कागज का पन्ना, ये दिया है। छोटा मेरा खेत किसको बोला है? उस फील्ड को नहीं बोला है, खेत को, क्षेत्र को नहीं बोला है। तो कागज के पन्ने को ये जो नाम दिया ना, छोटा मेरा खेत, वहां पर कवि ने तुलना करी है कि मेरा जो कागज का पन्ना और किसान का जो खेत है उसमें कोई फर्क है ही नहीं। कैसे नहीं हुआ फर्क? फर्क इसलिए नहीं हुआ कि कागज का पन्ना भी 4 कोनों वाला, मेरा खेत भी 4 कोनों वाला। कागज के पन्नों में भी अक्षर बोए जाते हैं, शब्द बोए जाते हैं, और खेत के अंदर बीज बोए जाते हैं। फिर खेत में बीज बोते हैं तो फिर अंकुर पैदा होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। और कागज में जब शब्द और अक्षर बोए जाते हैं तो फिर रचना का निर्माण होता है। उसके बाद फसल वृद्धि करे, इसके लिए रसायनों को, खादों को डाला जाता है। यहाँ रचना सुंदर हो कागज में, उसके लिए कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है, भावों का सहारा लिया जाता है, छंद अलंकारों का, व्याकरण का सहारा लिया जाता है। फिर खेत में पौधों के ऊपर क्या लगते हैं? पत्ते, फूल, और अंततया उसके ऊपर लगता है फल। और कागज वाले खेत में अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को क्रमबद्ध कर दिया। उसके बाद कल्पनाओं का, विचारों का, भावों का, व्याकरण का सहारा ले लिया, और फिर रचना रूपी फल तैयार हो जाता है। और वहां पर आम, बेर, जो अन्य खजूर, वो फल तैयार हो जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं भावार्थ।
पहले मैं इस कविता का उच्चारण आपके सामने कर देता हूं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित व विशेष, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपई क्षण की, कटई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। ये एक छोटी सी कविता है लेकिन भाव बड़ा गहरा है। दिखने में देखिए कविता कोई ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी, जैसे कि आपने रामचरितमानस वाली पढ़ी, इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन इसका भाव जो है बहुत ही गहरा है। कवि कहते हैं कि मेरा कागज रूपी जो खेत है वो छोटा है, क्योंकि खेत तो काफी बड़ा होता है, कई बीघा या ऐसे माप सकते हैं, कई मीटर होता है चार दीवारी में, लेकिन मेरा जो खेत है ना वो बड़ा नहीं है, उसके लिए बोला छोटा है। कौन सा है मेरा खेत? कागज का पन्ना, और वो क्या है? चौकोना, यानी चार कोनों वाला। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अब वो खेत भी चार कोनों वाला, वो खेत कौन सा? किसान वाला। ये लीजिए किसान वाला खेत, और ये मान लो कवि का खेत है छोटा सा, ये चार। अब देखो इसके भी कोने चार, 1 2 3 और 4, इसके भी कोने कितने? 4, 1 2 3 और 4, ये 4 कोने हैं। अब ये तो आपके सामने रहा खेत चार कोनों वाला, और ये रहा आपके सामने कागज रूपी खेत। फिर आगे, अब मेरा खेत चौकोना, उसका नीचे क्लियरेंस दे दिया है कागज का पन्ना, कि मेरा छोटा जो खेत है ना चार कोनों वाला, उसका नाम दिया है कवि ने कागज का पन्ना। मतलब दोनों लाइनों का अनुवाद क्या हो गया? कवि कहते हैं कि मेरा कागज का जो पन्ना, जिसके ऊपर मैं लिखता हूं कविताएं, लेख, कहानियां, वो एक छोटा सा खेत है, चार कोनों वाला छोटा सा खेत है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए खेत में किसान खेती करता है, तो अंधड़ का मतलब आंधी नहीं लोगे यहां पर। अंधड़ का मतलब है कि बारिश, जब बारिश का सीजन आता है, बारिश होती है, तो फिर वहां पर बीज बोया जाता है। अब इस दो लाइनों का अनुवाद कैसे होगा? मतलब आपको समानांतर लेना पड़ेगा दोनों का भावार्थ। यहां यद्यपि एक का दिया होगा, लेकिन आपको दोनों का समान रूप से लेना पड़ेगा। कि पहली दो लाइनों में कवि ने दोनों की बात कह दी कि मेरा खेत भी चार कोनों वाला और किसान का खेत भी चार कोनों वाला। फर्क इतना सा है कि मेरा खेत छोटा सा है और किसान का खेत बड़ा है। अब यहां पर कहते हैं कि किसान खेती कब करता है? जब कोई अंधड़ आता है, जब कोई बारिश आती है, और तब किसान उसके अंदर क्या करता है? बीज बोता है। अब कवि अपने कागज रूपी खेत में खेती कब करता है? जब मन में कोई विचार पहुंचता है। अंदर की जगह भावनात्मक अंदर आता है, मतलब कोई भावना पैदा होती है, कोई विचार पैदा होता है, मन में कोई इमोशंस पैदा होता है कि मैं पत्तों पे कविता लिखूं, मैं फूल पे कविता लिखूं, मैं नदी पे कविता लिखूं। ये भावनात्मक आंधी होती है। यहां तो आंधी होगी बारिश के रूप में, और यहां पर भावनात्मक आंधी यानी भाव विचार पैदा होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर कल्पना के रसायनों को पी, तो वहां पर कागज वाले खेत में तो कल्पनाओं का मिश्रण किया जाता है, और जो किसान वाला खेत है उसमें खाद का मिश्रण किया जाता है, क्योंकि खाद के बिना फसल बढ़ेगी कैसे, और कल्पनाओं का सारा लिए बिना रचना सुंदर बढ़ेगी कैसे। तो इस पंक्ति में ये बताया है कि कागज रूपी खेत में कल्पनाओं का मिश्रण, और किसान के खेत में कृषि क्रम में रसायनों यानी खादों का मिश्रण किया जाता है। फिर आगे बढ़ो। बीज गल गया निशेष, खेती के अंदर जो बीज बोया गया है वो विगलित हो जाता है, गल जाता है। और प्रक्रिया क्या है उसकी? कि किसान साबुत बीज बोता है, चाहे कोई भी हो, अनाज हो, तिलहन हो, दलहन हो, फल हो, फूल हो, सब्जी हो, कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर बीज बोता है, और बीज जब गलता है ना, तब अंकुर के रूप में विगलित होने के बाद पौधे के रूप में बाहर निकलता है। वहां पर भी जो विचार, जो भाव पैदा हुआ, वो उस रचना में समा जाता है, तब प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वहां पर बीज गल गया और यहाँ शब्द रूपी अंकुर फूटे, और वहां पर पौधे के अंकुर निकले। दोनों में समानता है। देखो कि वहां पर खेती वाले में अंकुर निकले और यहाँ कागज वाले पन्ने में शब्द निकले। फिर पल्लव पुष्पों यानी पत्ते और पुष्पों से नमित हुआ, यानी कि वो सज गया। पौधा जो था ना अंकुर वाला, वो बड़ा हो गया, उसके ऊपर क्या लग गए? पत्ते और पुष्प लग गए। अभी फल नहीं लगा है, फल आगे आएगा। तो आपने एक स्टेप टू स्टेप कवि ने बताने का प्रयास किया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना सा था
या तो अंत में आएगा अंतर, या फिर यहां पे शुरुआत में अंतर इतना सा है कि कागज का पन्ना जो रूपी जो खेत है वो है छोटा खेत, और जो किसान वाला खेत है वो बड़ा खेत है। बस अंतर इतना ही, बाकी स्टेप टू स्टेप 4 कोनों वाला खेत और कागज का पन्ना भी 4 कोनों वाला। फिर कागज के अंदर भावनात्मक अंदर आता है, किसान वाले खेत में बारिश आती है। उसके बाद किसान के खेत में बीज बोया जाता है, यहां पर शब्द बोया जाता है। उसके बाद किसान के खेत में खाद मिलाई जाती है, रसायन मिलाए जाते हैं, यहां पर कल्पनाएं मिलाई जाती है, वहां पर विभिन्न प्रकार के वाक्यों द्वारा रचना सजाई जाती है, यहां पर भी पत्ते और पुष्प लगते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था। अब बढ़ते आगे। झूमने लगे फल, दोनों तरफ एक लाइन में दोनों का अनुवाद करना पड़ेगा कि दोनों में फल झूमने लगते हैं। दोनों में किसमें? किसान वाले, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। यहां फल कौन से वे? जैसे बेर, तरबूज, खरबूजा, आम, केला, ये फल। और वहां फल कौन सा हुआ? रचना का निर्माण। तो दोनों का रिजल्ट मिल गया। शुरू में क्या किया था? बीज बोया था, उस खेत में भी किसान वाले और इस कागज वाले खेत में भी। अब यहां जाकर इतनी प्रक्रिया के बाद निराई गुड़ाई, खाद डालने, पानी डालने, सब कुछ मिश्रण करने के बाद उसका रिजल्ट मिलना था, फल मिलना था। वहां पर फ्रूट्स रूपी फल, सब्जी रूपी फल, अनाज रूपी फल, और यहां रचना रूपी फल। और उसका जो रस आएगा ना दोनों में, चाहे वो फ्रूट्स वाला हो, खेत वाला फल, और चाहे कागज वाला फल हो, उसका रस जो है, रस यानी आनंद, इंटरेस्ट जो है, वो अलौकिक होगा, यानी लोक से परे होगा, अद्भुत होगा, आनंदित करने वाला होगा, मन को सुकून देने वाला, प्यार देने वाला, और बहुत ही मतलब रोमांचित करने वाला होगा। अब आप देखिए कि जब उसका फल मिलेगा ना, जो अलौकिक रस मिलेगा ना, उसके अंदर मानो ऐसा लगेगा अमृत धाराएं फूटेगी, मतलब मन की खुशी का कोई पार नहीं रहेगा। देखो, अमृत की अनुभूति कब होती है? जब मन में आनंद भाव पैदा होगा। और विष की अनुभूति कब होगी? जब मन में दुख का भाव पैदा होगा। जब कोई रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, रस पैदा होगा, आनंद पैदा होगा, तो अमृतमय होगा। और यदि कोई फल नहीं मिलेगा, निष्फलता मिलेगी, तो रस नहीं, निरस होगा, और निरसता का परिणाम होगा विष, और रस का परिणाम होगा अमृत। तो इसलिए कवि ने बोला है कि दोनों ही, चाहे वो किसान वाला खेत हो और चाहे वो खेत हो कागज के पन्ने रूपी मेरा खेत, दोनों को फल मिलेगा। एक फल जो है किसान वाला वो अलग प्रकार का, और कवि के कागज वाला फल अलग प्रकार का, लेकिन दोनों का रस है ना, वो अलौकिक होगा, अद्भुत होगा, अनिर्वचनीय होगा, शब्दों से परे होगा, और उसके अंदर मानो किसकी धाराएं फूटेगी? अमृत धाराएं। अब यहां पर आगे, पहले भी शुरू में भी मैंने बताया है कि अंत में 3-4 जो लाइनें हैं ना, वहां कवि इन दोनों में अंतर बताएगा। अंतर कैसे? इसको ऐसे समझोगे कि किसान वाला, ये जो लाइनें है ना, मैं पढ़ता हूं, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। इन 5 लाइनों का अनुवाद भावार्थ मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूं, क्योंकि यहां जाते जाते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को जो है अनुवाद पहले तो समांतर चला, एक जैसा चला, दोनों के तुलनात्मक रूप से चला, लेकिन एंड में कवि ने यहां बताने का प्रयास किया है कि दोनों में एक विशेष अंतर भी है। वो जरा समझ लीजिए आप कि किसान जो खेती करता है और खेती के परिणाम स्वरूप उसको खेत से जो अनाज मिलता है, वो यदि आप उसमें से जितना ले लोगे उतना कम होता रहेगा। लेकिन मेरा जो कागज का चौकोर खेत है ना, उसके अंदर जो रचना है उसको पढ़ते रहने से वो कम नहीं होती, बल्कि उसका भाव, प्रभाव, दायरा, लिमिट बढ़ती जाती है। तो दोनों में देखो, ये लाइन बोली लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता, और वहां लुटते रहने से कम हो जाता है। एक बात फिर इस लाइन द्वारा इन्होंने बताया कि मेरा खेत जो चौकोना रस का अक्षय पात्र है। अक्षय यानी जो कभी क्षय नहीं हो, जिसको कभी खत्म नहीं हो, और पात्र यानी भंडार। मेरा कौन सा? कागज वाला। ये युगों युगों तक आनंद देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज कविता लिखी है तो 5 साल 4 साल लोग पढ़ेंगे, आनंद उठाएंगे, नहीं।
महाभारत कब लिखी गई, लोग आज भी पढ़कर आनंदित होते हैं। रामचरितमानस कब लिखा गया, लोग आज पढ़कर आनंदित होते हैं। रामायण कब लिखी गई, कई बड़े बड़े महाकाव्य, कई अच्छी अच्छी कहानियां। देखो कबीर ने दोहे कब लिखे, 1300 में, 1400 में। तुलसीदास ने कब लिखा, 1500 में। लेकिन आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो क्या वो लुटते रहने से जरा भी कम हुई? नहीं हुई। इसलिए कवि ने उसका नाम रस का अक्षय पात्र बोला है। लेकिन खेत के संदर्भ में जरा सी जो थिंकिंग है वो अलग है। कैसे कि आज से 100 साल पहले जो अनाज बोया है, भले ही 1000 क्विंटल हुआ है, लेकिन वो आज नहीं है, उसका प्रयोग कर लिया गया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो कि समानताएं बहुत थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस दो थी, ध्यान रहे। एक तो ये जो खेत है कवि वाला वो छोटा है, और जो किसान वाला है वो बड़ा है, ये अंतर है। दूसरा, किसान वाले खेत में लूटते रहने से कम हो जाता है, और कवि वाले खेत में लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। उदाहरण मैंने आपको समझा दिया कि यदि आज से 1000 साल पहले भी कोई कविता लिखी गई है तो उसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ, वो आज भी उतनी प्रासंगिक है। और यदि 1000 साल पहले किसान के खेत में कितना ही अनाज हुआ हो, बहुत ज्यादा कोठार भरे गए हो, लेकिन क्या आज वो विद्यमान है? नहीं, क्योंकि उसको खत्म कर दिया, वो खत्म हो गए। तो रस का अक्षय भंडार नहीं है, और कवि वाला जो खेत है वो रस का अक्षय भंडार है। बाकी सब समानता है, ये भी 4 कोनों वाला, वो भी 4 कोनों वाला। वहां बीज बोया जाता, यहाँ शब्द बोया जाता। वहां रसायन मिलाए जाते, यहाँ कल्पनाएं मिलाई जाती। वहां भी फल लगते हैं, यहाँ भी फल लगता है। वहां पत्ते फूल लगते हैं, वहां पर भी व्याकरण वगैरह इत्यादि प्रयोग में किए जाते हैं। दोनों में जो आनंद मिलता है वो भी अद्भुत अलौकिक रस होता है। लेकिन शुरू में, एंड में, दोनों जगह बी केयरफुल। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि कवि ने जहां दोनों में बड़ी समानता बताई, वहीं एक अंतर भी बताया है जो चिन्ह लेना जरूरी है। कि एक तो दोनों के आकार में फर्क है। किसान वाला खेत बड़े आकार का है, मेरा खेत छोटे आकार का है। किसान वाला जो है लूटते रहने से कम हो जाता है, मेरा खेत लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। इसलिए कवि ने अपने कागज रूपी पन्ने के खेत को रस का अक्षय पात्र बताया है। अब आ जाओ, अपन बढ़ते आगे। नभ में पांति बदी बगुलों के पंख चुराए लिए जाती मेरी आंखें। आंखें चुराए लिए जाना मतलब आंखें चुरा लेना, ये नहीं कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है मुझे अपनी। देखो कोई भी दृश्य यदि मनमोहक होगा, सुंदर होगा, तो आपकी आंखें चुरा लेगा, ये नहीं आपकी आंख आपके पास नहीं रहेगी, फिर वहां स्थिर हो जाएगी। आंखें चुराना मुहावरा है, मतलब अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित। पाती बंदे यानी कतारबद्ध, लाइन वाइज। कौन? बगुलों के पंख। कहां? नभ में, यानी आकाश में। इस लाइन का मतलब क्या है कि आकाश में कतारबद्ध रूप से पंख फैलाए पक्षी। और पक्षी कौन? बगुले। स्वाभाविक रूप से बगुले किस रंग के? सफेद रंग के। अब वो कह रही है कि वो जो दृश्य है ना, वो मेरी आंखें चुरा रहा है, यानी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और फिर नभ में क्या छाई हुई है? कजरारे बादलों की छाई। कजरारे यानी काले रंग के। तो अब आप देखो सिनेरी कैसी, बादल काले रंग के और बगुले सफेद रंग के। काले रंग के बादलों के बीच एक बगुला नहीं है, सफेद रंग के कतारबद्ध बगुले। ये जो दृश्यावली है, सुंदर दृश्य वाली कविता है, उसके अंदर कवि बताते हैं कि वो जो है मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। अब कवि देखो, सांझ काल्पनिक रूप से जो है श्याम वर्ण की मानी जाती है, नील जो वर्ण की मानी जाती है, लेकिन कवि कहते हैं कि तेज से युक्त जो संध्या है वो भी मानो श्वेतता के अंदर तैर रही है, मतलब सफेद नजारा पैदा हो गया है। होले होले यानी धीरे धीरे मुझे, यानी कवि को, बांध यानी खींच रहा है, उसको कस के बांध रहा है। निज यानी अपनी माया यानी जादू में। कौन सा? वो दृश्य वाला कि जो आकाश के अंदर काले बादलों के बीच पंख फैलाए कतारबद्ध सफेद बगुलों का जो पंक्तियां हैं, वो मुझे पहले तो मेरी आंखें चुराई और फिर धीरे 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 धीरे, होले होले मतलब धीरे धीरे, मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, मुझे अपने जादू में खींच रहा है। कवि ने आह्वान किया है कि कोई जरा उसको रोको, अन्यथा मैं अपना आप को खो बैठूंगा, मैं अपने अस्तित्व को, मैं अपने आप को उसमें इतना खो दूंगा कि मुझे मेरे बारे में अपना होने का एहसास खत्म हो जाएगा। इसलिए कवि ने कहा है कि जरा कोई उस दृश्य को रोको ताकि आंखें वहां से हटाऊं, क्योंकि मेरी आंखें हटाने पर भी नहीं हट रही है।
इतना सुंदर नजारा है, इसलिए कवि ने आह्वान किया कि तनिक कोई उसको रोको, क्योंकि वो मेरी आंखें चुरा रहे हैं। कौन? वापस रिपीट की दोनों पंक्तियां, कौन से? नभ में पाती बदी बगुलों के पंख। अंत में कवि ने आह्वान किया है। तो इस प्रकार ये जो दो कविताएं हैं, जिसका भावार्थ मैंने आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अब अपन जो है इन दोनों कविताओं के कुछ प्रश्नोत्तर है। यद्यपि जब भावार्थ को बेहतर ढंग से समझ लिया जाए तो फिर उन प्रश्नों का कोई अस्तित्व पीछे वालों का नहीं रह जाता। चाहे बीज से पूछे, मन से पूछे, कहीं से पूछे, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाती। फिर भी जो पाठ्येतर है, पाठ के पीछे के प्रश्नोत्तर है, उसका अपन जरा नजर डाल देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ नीत है? सारा अर्थ यही तो नीत है कि जो 4 कोनों वाला कागज का पन्ना है उसको कवि ने छोटा चौकोना खेत इसलिए कहा है क्योंकि कवि कर्म और कृषि कर्म दोनों क्या है? एक जैसा है। जैसे किसान जमीन पर बोता है, वैसे कवि कागज पर कविता उगाता है। इसलिए इसकी तुलना की है कि जो किसान वाला खेत और मेरा छोटा चौकोना खेत, ये दोनों एक जैसे हैं। प्रश्न नंबर 2, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? अंधड़ का मतलब देखो, भावनात्मक विचार जो पैदा होता है रचना के संदर्भ में, हो वहां खेत के संदर्भ में नहीं बोला, ध्यान रहे सावधानी से। यहां भावनात्मक अंधड़ है, यानी जो विचार पैदा होते हैं, जो विचारों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब विचार पैदा होगा कि मैं पत्तों पे, फूल पे, पक्षियों पे, नदी पे कविता लिखूं, तभी तो आप कविता लिखोगे। और बीज का मतलब यहाँ पे शब्द है। रचना के संदर्भ में अंधड़ का आशय भावनात्मक आंधी से और बीज का आशय रचना, विचार और अभिव्यक्ति से। ये भी लिख सकते हो, बीज का मतलब यहाँ अक्षर और शब्द भी लिख सकते हो, और अंधड़ यानी भावनात्मक अंधड़ है। ये परिचय के अंदर भी पीछे आ चुका था। अब पढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताएं? बिल्कुल अभी मैंने आपको अंत में बताया है कि रचना क्रम जो है वो रस का एक ऐसा भंडार है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। युगों युगों, वर्षों वर्षों तक लोगों को आनंद, रस, इंटरेस्ट और खुशियां देता रहता है। क्योंकि वो कालजयी होता है, काल अतीत होता है, समय से परे होता है। समय के बंधन, देश के बंधन, काल के बंधन उसको बांध नहीं सकते। प्रश्न नंबर 4, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से वह नमित विशेष। अब यहां पर देखिए कि जिस प्रकार यहां खेत के अंदर अंकुर निकलते हैं, वैसे रचना के अंदर क्या फूटते हैं? शब्द। उसके बाद उस अंकुर के ऊपर, पौधे के ऊपर पल्लव यानी पत्ते, पुष्प यानी जो है फूल लगते हैं। उसी तरह शब्द रूपी जो अंकुर फूटा है उसमें रचनाएं और भावनाएं नीत होती है, और एक रचना, कविता या कहानी रूपी रचना तैयार हो जाती है। इसी के अंदर प्रश्न नंबर 4 के अंदर दूसरी व्याख्या, रोपई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, दोनों में थोड़ा अंतर बताया है। दोनों में किसमें? कागज के पन्ने में और जो खेत के अंदर। यहां पर कवि ने बताया है कि भाई वो तो लुटते रहने से कम हो जाता है, किसान की खेती वाला तो, चाहे वो कितना ही ज्यादा मात्रा में हो। लेकिन मेरा जो कागज के पन्ने के अंदर जो रचना है, जो कविता है, वो लूटते रहने में, लूटना तो उसको क्या है, मतलब जितना आप प्रयोग में ले ना तो उसका आनंद कभी कम होता ही नहीं, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5, शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि योजना अथवा रूप रस गंध को हमारे इंद्रिय अनुभव में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कवि बिंब की खोज करें। ये सारे बिंब है, इन्होंने देखो 5-6 बिंब पेश किए। पहला बिंब छोटा मेरा खेत चौकोना, ये बिंब है। कागज का एक पन्ना, बिंब है। शब्द के अंकुर फूटे, अब देखो 2 बिंब, मतलब किसी चीज को किसी से तुलना करो तो बिंब हो गया। यहां पर खेत और कागज के पन्ने की तुलना हुई, यहां पर खेत को जो है पन्ने के माध्यम से बताया, यहां अंकुर को शब्द के जैसे बताया, यहां पल्लव पुष्पों को विचारों से बताया, यहां जो फल है वो भी दोनों बताए, यहां नभ में पाती बधे बगुलों पंख बताए। तो ये 4-5 जो विशेषण है वो आपको बिंब और प्रतीकों के रूप में याद करने हैं। आगे बढ़िए, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक अलंकार कहलाता है, क्योंकि उपमेय का उपमान में समानता हो ना, आरोप नहीं। अगर यहाँ पे ये हो जाता कि जहां उपमेय में उपमान का समानता हो तब तो हो जाता है आपके क्या, उपमा। लेकिन यहां जरा ध्यान से क्या बोला कि उपमेय में उपमान का आरोप हो, भेद आरोपित हो, तो वहां कौन सा होता है, रूपक। इस कविता में रूपक का चुनाव करें तो देखो रूपक के
सबसे पहले विचार रूपी बीज, पल्लव पुष्पों से नमित व विशेष, कदरारे बादलों की छाई नभ छाया, 33 सांझ की सत्वेज काया। इन चारों ही पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, क्योंकि यहां पर उपमेय और उपमान में क्या हुआ है? आरोपित हुआ है भेद। और अगर यहां पर मान लीजिए उपमा होता तो आप जानते हो सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सदृश, ये वाचक शब्द आते। कौन से? उपमा के अंदर ये वाचक शब्द आते। अगर यहां पर उपमेय और उपमान एक जैसे होते ना तो वाचक शब्द कौन से काम में लिए जाते? ये काम में लिए जाते। चूंकि यहां पर उपमेय और उपमान में आरोप है, इसलिए यहां पर ये जो है यहां पर आपके कौन से अलंकार है? रूपक। इसके अंदर भी रूपक है, इसके अंदर भी रूपक है और इसके अंदर भी रूपक है। जबकि अगर या इनके बीच ये विशेषण जुड़ जाते तो यकीन मानिए वो क्या हो जाता? उपमा अलंकार हो जाता। इस प्रकार ये जो दोनों कविताएं हैं बेहतर ढंग से हमने करने का प्रयास किया है। आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक जो है देखा, पढ़ा, सुना भी होगा और भी। लेकिन जब तक गहन चिंतन मनन द्वारा काव्य खंड का पूरी तरीके से शुरू से अंत तक नहीं सुना जाए तब तक इसका भाव और अर्थ ग्रहण करना आसान नहीं होता है। इस प्रकार अब यदि आप लोगों ने शुरू से लेकर जो पहली आत्म परिचय कविता थी वहां से लेकर अब अंतिम जो अपनी आरो बुक है उसकी ओर है। अब एक अंतिम जो पाठ रुबाइयां रहा है उस रुबाइयां पाठ करें। उससे पहले यदि आप लोगों को ये दोनों कविताएं पसंद आई, मेरा जो समझाना है वो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी ही हम अगले ही वीडियो जो बनाएंगे आपके अंतिम पाठ, जो कक्षा 12 की आरो बुक का अंतिम पाठ है रुबाइयां, उसके साथ ही पद्य और गद्य आरो का जो खंड है वो अपने पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन जल्दी व्याकरण का कोई जो अच्छे चैप्टर है उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।